22 फरवरी 2026 सुबह का वक्त मेक्सिको का एक छोटा शांत सा टूरिस्ट टाउन है तपाल्पा। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड यहाँ इसी शांति में छुपा हो सकता है। लेकिन इसी जगह पर इतिहास का एक खूनी अध्याय अपने अंत पर पहुंचने वाला था। तो चलिए इस कहानी के सीधे क्लाइमैक्स में उतरते हैं। ये उस आदमी की आखिरी 48 घंटों की कहानी है जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा दुनिया के लिए लगभग एक रहस्य ही था। सब कुछ शुरू हुआ 20 फरवरी को, जब इंटेलिजेंस को एक बहुत जरूरी सुराग मिला। मेंचो के एक साथी का पीछा करते करते वो टपाल्पा के बाहर एक खुफिया कैबिन तक पहुंच गए। अगले दिन मतलब 21 फरवरी को उसकी पार्टनर वहां से चली गई और मेंचो अपने कुछ भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स के साथ अकेला रह गया। बस यही वो मौका था जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। 22 फरवरी की सुबह होने से ठीक पहले मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने उस कंपाउंड को चुपचाप घेर लिया। जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ सैनिक आगे बढ़े, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मेंचो जंगल की तरफ भागा, लेकिन वहां दूसरी मुठभेड़ के बाद उसे बहुत बुरी तरह से घायल हालत में पकड़ लिया गया। उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एक ड्रग लॉर्ड का अंत तो हो गया, पर यह कहानी का सिर्फ आखिरी पन्ना है। असली सवाल तो कुछ और ही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर कैसे एक गुमनाम गरीब लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी बन गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है मेक्सिको के एक ऐसे इलाके से जहां जिंदगी और गरीबी के बीच फासला ना के बराबर था। उसका असली नाम था निमेसियो ओसेगोयरा सर्वांटेस, वो नाम जिसे दुनिया बाद में एल मेंचो के नाम से जानने वाली थी। उसका परिवार एवोकाडो की खेती करता था और हालात इतने खराब थे कि उसे अपने परिवार का पेट पालने में मदद करने के लिए स्कूल तक छोड़ना पड़ा। सोचिए, 5वीं कक्षा में स्कूल की किताबें छोड़ दी और जल्द ही खुद को मैरिजुआना के बड़े बड़े अवैध खेतों की रखवाली करते हुए पाया। फिर एक बेहतर जिंदगी का सपना उसे 1980s के दशक में अवैध रूप से अमेरिका ले गया, लेकिन किस्मत ने उसे क्राइम की अंधेरी गलियों में धकेल दिया। 1992 में हेरोइन बेचते हुए पकड़ा गया, जेल हुई और 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। अब मेक्सिको वापस आने पर उसकी कहानी में एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये उसके बदलने का, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का अध्याय था। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट किया गया एक ड्रग डीलर मेक्सिको आकर पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हाँ, सही सुना आपने। उसने कुछ साल पुलिस की नौकरी की और सिस्टम के अंदर की हर कमी, हर लूप होल को बहुत करीब से समझा। उसने प्लाटा ओ प्लोमो यानी सिल्वर या लेड के खेल को अंदर से सीखा। इसका मतलब था या तो हमारी रिश्वत लो या हमारी गोली खाओ। उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि किस अफसर की क्या कीमत है, कौन सा नेता बिकाऊ है और कानून को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और यही ज्ञान आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। पुलिस में रहते हुए ही उसकी शादी एक बहुत ताकतवर ड्रग कार्टेल परिवार की बेटी रोजालिंडा गोंजालेज वेलेंसिया से हुई। ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में उसकी ऑफिशियल एंट्री टिकट थी। उसने मिलेनियो कार्टेल के लिए काम करना शुरू किया और अपनी काबिलियत भी साबित की। लेकिन 2010 में जब लीडरशिप को लेकर झगड़ा हुआ तो उसने किसी के नीचे काम करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाया और फिर उसने अपना खुद का ग्रुप बनाया, कार्टेल दे खलीस्को नुएवा जेनेरेसियोन, जिसे आज पूरी दुनिया CJNG के नाम से जानती है। और यहीं से शुरू होता है उसकी कहानी का सबसे खूनी और सबसे क्रूर अध्याय। अब वो सिर्फ एक ड्रग तस्कर नहीं था, वो एक ऐसी ताकत बन चुका था जो सीधे सरकार को चुनौती देने वाली थी। 1 मई 2015 मैक्सिकन मिलिट्री ने एल मेंचो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जलिस्को लॉन्च किया, लेकिन CJNG को इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनके ठिकाने के पास पहुंचा, कार्टेल के लड़ाकों ने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG से उसे हवा में ही उड़ा दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये मेक्सिको की सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान था। पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी ड्रग लॉर्ड ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वो सीधे देश की मिलिट्री पर इस तरह से हमला कर सके। एल मेंचो ने साफ साफ एक लकीर खींच दी थी।
अब सवाल ये है कि सीजेएनजी और मेंचो के पास इतनी ताकत, इतना पैसा आखिर आया कहाँ से कि वो एक देश की सेना से टकरा सकें? इसका जवाब एक छोटे से जानलेवा ड्रग में छिपा है। फेंटेनिल, एक ऐसा सिंथेटिक ड्रग जो हेरोइन से 50 गुना और मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम की मात्रा, मतलब नमक के कुछ दानों के बराबर, किसी की भी जान ले सकती है। और इसकी इकोनॉमिक्स तो दिमाग चकरा देने वाली है। एक गोली बनाने में सिर्फ 10 सेंट का खर्च आता है और वही गोली बाजार में $10 से भी ज्यादा में बिकती है। इसी बेहिसाब मुनाफे ने सीजेएनजी को दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक संगठनों में से एक बना दिया। एक अनुमान है कि सीजेएनजी की नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। उन्होंने चीन से केमिकल मंगवाने के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन बना ली थी और ड्रग्स भेजने के लिए मेक्सिको के पूरे पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया था। चलिए अब वापस कहानी के अंत पर चलते हैं। मेंचो की मौत की खबर फैलते ही मेक्सिको में जो हुआ वो उसके जिंदा रहते हुए आतंक से भी कहीं ज्यादा भयानक था। सीजेएनजी ने पूरे मेक्सिको में तबाही मचा दी। एक साथ 20 राज्यों में हमले किए गए। मेक्सिकन सैनिकों को मारने के लिए इनाम रख दिया गया। 250 से ज्यादा जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई। गाड़ियां, बसें, दुकानें सब जला दिया गया। स्कूल बंद हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वाडलाहारा एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। ये दुनिया को एक संदेश था कि किंग भले ही मर गया हो, लेकिन साम्राज्य अभी जिंदा है। देखिए, इस कहानी में कुछ अमेरिकी नीतियों की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे 1980 के दशक में सीआईए ने निकारागुआ के कॉन्ट्रा विद्रोहियों को सपोर्ट किया, जिन्हें कार्टर लॉर्ड की ज़मीन पर ट्रेनिंग दी गई। फिर 1994 में नाफ्टा ट्रेड एग्रीमेंट ने व्यापार के लिए रास्ते तो खोले, लेकिन अनजाने में ये ड्रग्स की तस्करी का हाईवे बन गया। इसके अलावा हर साल अमेरिका से तस्करी करके लाए गए हजारों हथियार कार्टेल को और मजबूत करते हैं, और ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे नाकाम ऑपरेशंस ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। और ये एक कड़वी सच्चाई है। इतिहास गवाह है कि किसी एक किंगपिन को खत्म करने की रणनीति अक्सर फेल ही हुई है। जब भी कोई एक बड़ा ड्रग लॉर्ड मारा या पकड़ा जाता है, तो उसकी खाली जगह को भरने के लिए सत्ता का एक खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें से कई छोटे और ज्यादा क्रूर गैंग पैदा होते हैं। एल मेंचो तो मर चुका है। उसका बेटा और परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो जेल में हैं या मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, अब क्या ये मेक्सिको में ड्रग वॉर का अंत है, या फिर ये सिर्फ एक और खूनी अध्याय की शुरुआत है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।